हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे जो 2020 में पूछा गया है। तो ये पेपर 2020 में पूछा गया है और ये पेपर साइंस का है। तो साइंस में टोटल 48 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको यहाँ पे 40 प्रश्न का जवाब देना होता है। तो यहाँ पे हम आपको 48 के 48 प्रश्न बताएंगे और ये पेपर आपको देखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये पेपर आप देखिएगा तो इससे ये पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, पेपर के हिसाब से तैयारी चल रही है या नहीं चल रही है, कि हम कुछ दूसरा पढ़ने लगे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 48 के 48 प्रश्न देखिए, एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिए और 48 में से आपने जितना सही किया आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला प्रश्न देखिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ए ऑप्शन है Cl2, बी ऑप्शन है SO2, सी ऑप्शन है CO2, डी ऑप्शन है O2। तो कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो जो ये CO2 गैस है ये क्या कर देता है, जो चूने के पानी होता है उसको दूधिया कर देता है। CO2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है O2। O2 क्या है, ये ऑक्सीजन है और ये क्या है CO2। तो CO2 क्या करता है, यहाँ पे जो चूने के पानी होता है उसको ये क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, टार्टेरिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है। काफी ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है यहाँ पे कि टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है टमाटर में, बी ऑप्शन है संतरा में, सी ऑप्शन है सिरका में, डी ऑप्शन है इमली में। तो यहाँ पे आपको बताना है जो टार्टरिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देख लीजिए 3 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। काफी महत्वपूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, खाने का सोडा, धोने का सोडा, ये सभी का रासायनिक सूत्र पूछता रहता है। तो इसे आप लोग याद रखिए। यहाँ पे पूछा गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ए ऑप्शन है CaSO4 इंटू हाफ H2O, बी ऑप्शन है यहाँ पे CaSO4 इंटू 2H2O, सी ऑप्शन है CaSO4 इंटू 10H2O, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करेंगे तो उनमें से कौन सी गैस बाहर निकलेगी। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन यानी O2, बी ऑप्शन है यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है यहाँ पे H2 यानी हाइड्रोजन गैस, डी ऑप्शन है N2 यानी नाइट्रोजन गैस। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल में जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें से कौन सा गैस निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 5 नंबर, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ए ऑप्शन है दक्षिण की ओर, बी ऑप्शन है पूर्व की ओर, सी ऑप्शन है अधोमुखी, डी ऑप्शन है ऊपरीमुखी। तो यहाँ पे इसका 5 का जवाब क्या हो जाएगा, उसका जो विक्षेपित होगा तो वो दक्षिण की ओर हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है 6 नंबर, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है। ए ऑप्शन है 220 वोल्ट दिष्ट धारा होती है, यहाँ पे बी ऑप्शन है 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, सी ऑप्शन है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, डी ऑप्शन है 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो प्रश्न ये है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो किस पे की जाती है, तो 220 वोल्ट और प्रत्यावर्ती धारा पे की जाती है, यानी AC करंट पर की जाती है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम
जल तापक का उपयोग किस दिन में नहीं कर सकते? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक होता है उसको हम किस दिन में उपयोग नहीं कर सकते हैं? ए ऑप्शन है धूप वाले दिन में, बी ऑप्शन है बादलों वाले दिन में, सी ऑप्शन है गर्म दिन में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो गर्म जल तापक होता है वो सूर्य के प्रकाश से ये गर्म होके उसमें जो जब जल रखते हैं तो वो गर्म होने लगता है। तो जब बादल ही रहेगा उसमें रखेंगे तो वो गर्म नहीं हो पाएगा, तो उसका उपयोग हम लोग बादलों वाले दिनों में नहीं कर सकते। सोलर कुकर हो या सौर जल तापक यंत्र हो, ये सब धूप से चलता है, तो यहाँ पे जो बादलों वाले दिन होगा उसमें नहीं उसका उपयोग हो पाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? ए ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, बी ऑप्शन है पवन ऊर्जा, सी ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, डी ऑप्शन है जैव मात्रा। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, तो जो पवन ऊर्जा है वो इसका व्युत्पन्न नहीं है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? जो अमीबा होता है वो अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ए ऑप्शन है स्पर्शक द्वारा, बी ऑप्शन है जीभ द्वारा, सी ऑप्शन है कुटपाद द्वारा, डी ऑप्शन है मुंह द्वारा। तो यहाँ पे देखिए जो अमीबा है वो अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो ये कुटपाद द्वारा पकड़ता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? बताना है कि इसमें से कौन सा एंजाइम है जो वसा पे क्रिया करता है। ये 2020 का पेपर है, तो आप लोग इसे शुरू से अंत तक देखिए, और जो प्रश्न आपको याद नहीं है तो याद भी कर लीजिए, आपकी नॉलेज इससे बढ़ जाएगा। और इससे इस वीडियो को देखने से यह भी पता चलेगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो यहाँ पे देखिए कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ए ऑप्शन है पेप्सिन, बी ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सी ऑप्शन है लाइपेज, डी ऑप्शन है इमेलेज। तो यहाँ पे देखिए कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो जो लाइपेज होता है वो क्या करता है, वसा पे क्रिया करता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न देखिए इसमें से किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? काफी महत्वपूर्ण है प्रश्न है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ए ऑप्शन है वायवीय, बी ऑप्शन है अवायवीय, सी ऑप्शन है ए बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो जो वायवीय श्वसन होता है उसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है यहाँ पे मछली का श्वसनांग है। मछली यानी किससे श्वसन करती है? ए ऑप्शन है ट्रैकिया से, बी ऑप्शन है गिल्स से यानी गलफड़े से, सी ऑप्शन है त्वचा से, डी ऑप्शन है फेफड़े से। तो मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं, तो ये गिल्स से यानी गलफड़े से करती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, उसके खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? ए ऑप्शन है द्वार कोशिकाएं, बी ऑप्शन है सहचर कोशिकाएं, सी ऑप्शन है चलनी कोशिकाएं, डी ऑप्शन है मूलरोम। तो यहाँ पे देखिए स्टोमेटा जो रंध्र होते हैं उनके खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो ये द्वार कोशिका करती है, जिसे इंग्लिश में हम लोग गार्ड सेल्स भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई? प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूछा गया कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? ए ऑप्शन है न्यूरॉन, बी ऑप्शन है नेफ्रॉन, सी ऑप्शन है ग्लोमेरुल्स, डी ऑप्शन है निलय। तो यहाँ पे प्रश्न है कि कौन वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी नेफ्रॉन क्या है, वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? ए ऑप्शन है वृक्क,
बी ऑप्शन है रक्त, सी ऑप्शन है श्वेत ग्रंथि, डी ऑप्शन है अग्नाशय। तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो ये वृक्क है, जो मानव का क्या है, ये उत्सर्जी अंग है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको बहुत सारे फायदा हो। यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, एंड्रोजन क्या है? ए ऑप्शन है नरलिंग हार्मोन है, बी ऑप्शन है मादा लिंग हार्मोन है, सी ऑप्शन है पाचक रस है, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखिए जो एंड्रोजन है वो क्या है, एक नरलिंग हार्मोन है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है, वह दर्पण है। यानी ये प्रश्न है, पूछा गया है कि किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण से बन सकता है, वो वस्तु का है, वो वस्तु कितनी ही दूर क्यों ना हो। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है केवल समतल, बी ऑप्शन है केवल उत्तल अवतल, यहाँ पे सी ऑप्शन है केवल उत्तल, डी ऑप्शन है या तो समतल या तो उत्तल। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है, कितनी भी दूर वस्तु हो और उसका सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो कोस किस दर्पण का उपयोग होगा। तो यहाँ पे देखिए समतल और अवतल दोनों दर्पण का यहाँ पे प्रयोग होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समतल दर्पण से भी सीधा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण से भी सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, उत्तल पे आप लोग टिक मत लगाइएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, किसी कार का अग्रदीप, अग्रदीप यानी क्या होता है, हेडलाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है हेडलाइट। यहाँ पे देखिए किसी कार की अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। प्रश्न है कि किसी कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है समतल या उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे देखिए किसी भी कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर इसमें एक ऑप्शन होता परावलयिक दर्पण तो सबसे पहले हम परावलयिक दर्पण को टिक लगाते, अवतल दर्पण को छोड़ देते। लेकिन जब इसमें परावलयिक दर्पण नहीं है तो किस पे हम लोग टिक लगाएंगे, अवतल दर्पण पे टिक लगाएंगे। आइए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है वायु, बी ऑप्शन है बर्फ, सी ऑप्शन है कांच, डी ऑप्शन है हीरा। तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो जो हीरा होता है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है, 2.42 होता है इसका अपवर्तनांक, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस, डी ऑप्शन है बाइफोकल लेंस। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जब प्रकाश इस लेंस से होकर गुजरता है तो प्रकाश को ये क्या करता है, एक बिंदु पे इकट्ठा कर देता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस जब लेंस से कोई भी प्रकाश प्रवाहित होती है तो उसको ये क्या करता है, फैलाने का काम करता है, और ये उत्तल लेंस क्या करता है, एक बिंदु पे इकट्ठा करता है, इसीलिए उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। 21 नंबर प्रश्न आप सभी को पता होगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है घेंघा, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है स्कर्वी, डी ऑप्शन है एड्स। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 22 नंबर, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। काफी महत्वपूर्ण है, पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। ए ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन, बी ऑप्शन है यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन, यहाँ पे सी ऑप्शन है इंसुलिन, डी ऑप्शन है एंड्रोजन। तो यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है, तो कौन सा हार्मोन होता है, जो वृद्धि हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, अमीबा लैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। जो अमीबा होता है उसमें लैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे मुकुलन, बी ऑप्शन है विखंडन, सी ऑप्शन है बीजाणु जनन, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखिए अमीबा में जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो विखंडन के द्वारा होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे
आइए देख लेते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। तो 24 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। काफी महत्वपूर्ण है कि जो प्रश्न है कि फूल का कौन सा भाग है जो फल में बदलता है। ए ऑप्शन है पुंकेसर, बी ऑप्शन है स्त्री केसर, सी ऑप्शन है अंडाशय, डी ऑप्शन है बीजांड। तो यहाँ पे देखिए फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो जो अंडाशय होता है वो क्या होता है, फल में बदल जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो बीजांड होता है वो किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है और जो अंडाशय होता है वो फल भाग में बदल जाता है। यानी यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा भाग फल में बदलता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन एम होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन लेंस का आवर्धन एम होता है। ए ऑप्शन है u बाई वी, बी ऑप्शन है u इंटू वी, सी ऑप्शन है u प्लस भी, यहाँ पे डी ऑप्शन है v बाई यू। तो प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे लेंस का आवर्धन m होता है किसके बराबर होता है, तो v बटा u के होता है। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है, तो स्मॉल m से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए v क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और u क्या है, यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। ए ऑप्शन है कॉर्निया, बी ऑप्शन है रेटिना, सी ऑप्शन है परितारिका, डी ऑप्शन है पुतली। तो प्रश्न यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है कि कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो जो परितारिका होता है वो नेत्र का रंगीन भाग होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न देखिए, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ये प्रश्न हम काफी बार बता भी चुके हैं आपको। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है नारंगी। तो वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो जो नीला रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसीलिए हम लोग को आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 28 नंबर। प्रकाश की घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। ए ऑप्शन है परावर्तन, बी ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। तो यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है। इसमें से बताना है कि कौन उभयलिंगी है। ए ऑप्शन है केंचुआ, बी ऑप्शन है मेढक, सी ऑप्शन है मछली, डी ऑप्शन है कछुआ। तो निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है, तो जो ये केंचुआ है ये क्या है, उभयलिंगी है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि मेंडल अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। जो मेंडल हैं वो अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुने। ए ऑप्शन है आम, बी ऑप्शन है गुलाब, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है मटर। तो यहाँ पे देखिए मेंडल अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुनाव किए थे, तो मटर के पौधे का चुनाव किए थे। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अवशोषी अंग है। ए ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, बी ऑप्शन है यहाँ पे अंगूठा, सी ऑप्शन है कान, डी ऑप्शन है अपेंडिक्स। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग उसे कहते हैं जिस अंग का हमें जरूरत नहीं होता है उसे हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अपेंडिक्स होता है उसका हमारे शरीर में कोई भी जरूरत नहीं होता है, ये बिना मतलब के हमारे शरीर में पड़ा होता है। तो ये अपेंडिक्स क्या हो गया, यहाँ पे अवशेषी अंग हो गया। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है।
जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है वन संरक्षण, बी ऑप्शन है मृदा संरक्षण, सी ऑप्शन है जल संरक्षण, डी ऑप्शन है वृक्षारोपण से। तो यहाँ पे जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है? तो ये वन संरक्षण से संबंधित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्ती फलन होता है? ए ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान के, बी ऑप्शन है परमाणु संख्या के, सी ऑप्शन है परमाणु आकार के, डी ऑप्शन है घनत्व के। तो यहाँ पे प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का जो गुणधर्म होता है निम्नलिखित में से किसके आवर्ती फलन होता है? तो ये परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, काफी बार हम आपको करा चुके हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो ये क्षैतिज कतार है वो क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है आवर्त, बी ऑप्शन है यहाँ पे समूह, सी ऑप्शन है कोष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्षैतिज कतारें होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 35 नंबर, लोहे के फ्राइंग स्पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ए ऑप्शन है ग्रीस लगा के, बी ऑप्शन है पेंट लगा के, सी ऑप्शन है जिंक की परत चढ़ा के, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो लोहे के फ्राइंग स्पैन को जंग से बचाने के लिए ग्रीस भी लगा सकते हैं, पेंट भी लगा सकते हैं, जिंक की परत भी लगा सकते हैं, यानी इनमें से ये सभी क्या हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ये प्रश्न हम 2-3 बार आपको करा चुके हैं कि किस धातु को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है Na यानी सोडियम, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम, डी ऑप्शन है Cu यानी कपर। तो किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो जो सोडियम होता है यानी Na होता है उसको हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 37 नंबर, जब किसी अभिक्रिया के साथ किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है संक्षारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपचयन बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं 38 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। 38 नंबर प्रश्न है, अम्ल का पीएच मान होता है। काफी महत्वपूर्ण है प्रश्न है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? ए ऑप्शन है 7 से कम, बी ऑप्शन है 7 से अधिक, सी ऑप्शन है यहाँ पे 7, डी ऑप्शन है यहाँ पे 14। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है, धोने के सोडा का आणविक सूत्र है। यहाँ पे बताना है कि जो धोने का सोडा होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है? ए ऑप्शन है Na2CO3, बी ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 2H2O, सी ऑप्शन है यहाँ पे NO2CO3 इंटू 10H2O, डी ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 5H2O। तो यहाँ पे देखिए धोने के सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू यहाँ पे क्या होता है 10H2O होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, मधुमक्खी के डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। मतलब ये प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिससे जलन और दर्द का अनुभव होता है, उस अम्ल को आपको बताना है। ए ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, बी ऑप्शन है इथेनोइक अम्ल, सी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल। तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथेनोइक अम्ल होता है। अगर ये डंक के सहारे आपके शरीर में छोड़ दे तो यहाँ पे जलन और दर्द दोनों होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 41 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध का नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखिएगा तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछा है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है ओम मीटर, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, डी ऑप्शन है ओम मीटर। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम बाई मीटर होता है, ओम प्रति मीटर होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ओम मीटर होगा, यहाँ पे क्या होगा ओम मीटर, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ओम बाई मीटर यहाँ पे नहीं होगा। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है नाइक्रोम, डी ऑप्शन है रबड़। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, काफी बार हम आपको बता चुके हैं कि जो चांदी है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे 43 नंबर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है उसका खोज किसने किया था। ए ऑप्शन है फैराडे, बी ऑप्शन है ओस्टर्ड, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है बोर। तो यहाँ पे देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ओस्टर्ड ने किया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। जो विद्युत मोटर होता है वो परिवर्तित करता है। ए ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, डी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो यहाँ पे देखिए जो विद्युत मोटर होता है वो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। इसमें से पूछा गया कि कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ए ऑप्शन है एल यानी एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है जिंक, सी ऑप्शन है एफी यानी लोहा, डी ऑप्शन है एमजी यानी मैग्नीशियम। तो इसमें से बताना है कि निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो जो यहाँ पे एल्यूमिनियम है वो सबसे यहाँ पे कम अभिक्रियाशील धातु है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। जो कार्बन होती है उसकी यहाँ पे परमाणु संख्या पूछा गया है। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 8, यहाँ पे सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 11। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 47 नंबर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिक आबंध होते हैं वे कहलाते हैं। ए ऑप्शन है एल्केन, बी ऑप्शन है एल्काइन, सी ऑप्शन है एल्कीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिक आबंधन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो एल्कीन बोलते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एल्कीन बोलते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न है एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। यहाँ पे बताना है एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र इसमें से कौन है। ए ऑप्शन है OH, बी ऑप्शन है CHO, यहाँ पे सी ऑप्शन है COOH, डी ऑप्शन है यहाँ पे CO। तो यहाँ पे देखिए एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का यहाँ पे सूत्र कौन है, तो COOH है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।